जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KCC संगम में। जैसा कि इसके पहले हमारा जो NCERT बुक क्लास 10th की है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले 4 क्वेश्चन हो चुका है। अगर वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसके बाद वहाँ पे चारों क्वेश्चन देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि एकदम थ्योरी वाला क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी वीडियो स्किप किए तो आपको यकीन मानिए समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसमें वैल्यू नहीं दिया है, इसमें आपको प्रूफ करके बताना है। तो देखिए कैसे होगा प्रूफ। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं, उसको आप समझिएगा। जैसे मान लेते हैं हमको लास्ट में 0 पे समाप्त करना है। जैसे कि कहने का मतलब जैसे 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा है, तो लास्ट में क्या लिखा है 0। तो इसी प्रकार से 6 के पावर n कहने का मतलब 6 के पावर कुछ क्या कर दे, जैसे 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3। कहने का मतलब जैसे हम 6 के पावर 1 लिख रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 के पावर 2 लिख रहे हैं तो 36 आ रहा है, 6 के पावर 3 लिख दे रहे हैं तो 36 212 आ रहा है। इस प्रकार से आएगा। 200। ये देखिए सबसे पहले हमको इसी 6 के पावर n हमको ऐसा क्या कर दे कि लास्ट में क्या आ जाए 0, यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे एकदम बेसिक सा चीज़ें क्या है। देखिए अगर लास्ट में आपको 0 लाना है तो अगर इसका हम गुणनखंड कर दे तो इसका गुणनखंड बनेगा 2 × 5। अगर इसका गुणनखंड कर दे तो 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से। एक चीज़ आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, इसमें कॉमन है। अगर लास्ट में 0 आपको लाना है तो एक गुणनखंड 5 होना चाहिए। नोटिस किए होंगे आप लोग, अगर किसी भी नंबर का लास्ट में अगर आपको 0 चाहिए तो उसके गुणनखंड में एक फैक्टर यानी कि एक गुणनखंड क्या होना चाहिए 5। अगर 5 आएगा एक गुणनखंड तभी लास्ट में 0 होगा, अन्यथा 0 नहीं होगा। उम्मीद करते हैं जो बताना चाह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ जैसे मान लेते हैं, जैसे लिखा है, मान लेते हैं लास्ट में है 100। कितना है 100। अगर इसका फैक्टर कर दे तो 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो 1। कहने का मतलब कितना भी बड़ा फैक्टर हो, अगर लास्ट में 0 चाहिए तो उसका एक गुणनखंड, कम से कम एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो देखिए कैसे हो रहा है, हम देते हैं। लिखा है संख्या क्या है, लिखेंगे दिया है वह संख्या कितना दिया है, तो आप कहेंगे वह संख्या दिया 6 के पावर n। ठीक, n का मान क्या रखे कि n का मान क्या रखे कि 0 पे उसका जो मान है वो 0 पे समाप्त हो। कहाँ समाप्त हो 0 पर समाप्त हो। यही क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं, सबसे पहले जो संख्या दिया है 6 के पावर n, तो सबसे पहले हम इसी का फैक्टर कर लेते हैं। अगर इसके फैक्टर में 5 आ गया तो तभी इसके लास्ट में 0 आ सकता है, अन्यथा 0 नहीं आ सकता। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर करेंगे 2 और 3 ही आएगा। हम इसके पावर भी n लिख सकते हैं, इसके पावर भी n लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 2 आया, कहीं अंदर 5 आया इसके फैक्टर में। अगर अंदर कहीं फैक्टर में 5 नहीं आया तो इसके लास्ट में 0 भी नहीं आ सकता। तो इसको सीधा आप लिख सकते हैं कि यदि 6 का एक गुणनखंड 5 नहीं है तो नहीं
है तो n का मान कुछ भी रख देने पर, कुछ भी रख देने पर शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया कि सबसे पहले एक बार फिर से बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। देखिए एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन देखिए थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ बोला है देखिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n पर मतलब 6 की पावर n क्या रख दें कि जो भी संख्या यहाँ आए उसके लास्ट में क्या रहे, 0 रहे। क्या रहे, 0। हम जानते हैं उसी के लास्ट में 0 आता है जिसका कम से कम एक फैक्टर क्या होना चाहिए, 5। यहाँ कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन इसका एक गुणनखंड क्या होना चाहिए, 5, तभी वो लास्ट में क्या आएगा, 0। तो देखिए वह संख्या दिया था 6 की पावर n का मान क्या रखे कि 0 पर समाप्त हो। तो देखिए वो संख्या 6 पावर n, अगर इसका एक गुणनखंड 5 नहीं है, ना तो यहाँ 5 है ना तो यहाँ, तो ये कितना भी बड़ा फैक्टर हो जाए, अगर उसका एक गुणनखंड 5 नहीं है तो वो 0 पे कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यदि 6 का एक गुणनखंड 5 नहीं है तो n का मान कुछ भी रख देने पर वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एकदम आसानी से आप इसको समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है, व्याख्या कीजिए कि एक संख्या यहाँ पे है और दूसरी संख्या यहाँ पे है। इन दोनों संख्या को प्रूव करना है भाज्य संख्या है तो क्यों है। सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है भाज्य। एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। चलिए दोनों में अंतर जानते हैं। एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप जानिए, जैसे कुछ नंबर होंगे, जैसे अब मान लेते हैं वह संख्या जो या वह संख्या जिनका कम से कम दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या। और यहाँ पे वह संख्या जिनका केवल एक गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएंगे, भाज्य। एक एग्जाम्पल के जरिए हम बताना चाहेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले अगर हम उदाहरण इसका भी लें और उदाहरण इसका भी लें तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या, जैसे वह संख्या जो केवल अपने आप से कटे, यानी कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ये ऐसी संख्या है जिनका एक ही अभाज्य गुणनखंड है। कहने का मतलब 2 से 2 का फैक्टर आप बना ही नहीं सकते। 2 का फैक्टर 2 ही होगा, 3 का फैक्टर 3 ही होगा, 19 का फैक्टर 19 ही होगा। लेकिन यहाँ पे समझिए इसमें क्या होता है, जैसे कि 4 ले लिए तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2। देखिए 2 फैक्टर 1 फैक्टर 2, मतलब 1 गुणनखंड 2 गुणनखंड। अगर हम यहाँ लिख दिए 6 तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3, 1 गुणनखंड 2 गुणनखंड। अगर हम लिख दिए 8 तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, मतलब 1 2 3। तो यहाँ पे कम से कम 2 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं। तो इसका
उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है गुणनखंड। एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या। दोनों में अंतर उम्मीद करते हैं आपको एकदम आसानी से समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। अगर भाज्य रहेगा तो ध्यान दीजिएगा उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, कम से कम 2। बस इसी लाइन पे आपका आंसर आएगा। देखिए अगर भाज्य होगा तो उसका गुणनखंड कम से कम कितना होना चाहिए, 2 नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो भाज्य हमसे पूछा है इसलिए उसको नहीं मिटाते हैं। तो देखिए इधर हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है पहली संख्या लिखेंगे, दिया है पहली संख्या कितना दिया है, तो आप कहेंगे दिया है 7, 11, 13 और प्लस 13। आप देखेंगे चाहे प्लस का चिन्ह हो चाहे घटाने का चिन्ह हो, अगर वो बीच में लगा तो इसका मतलब एक संख्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी और दूसरी संख्या ये वाली हो जाएगी। तो दोनों में आप देखेंगे तो 13 और 13 कॉमन है। देखिए 13 यहाँ है, 13 है। 13 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7, 11 और वहाँ बचेगा, जहाँ कॉमन में कुछ नहीं बचता तो वहाँ 1 लिखा जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 13, फिर इसको 11 7 77 और प्लस 1 और फिर इसको लिखेंगे 13, फिर यहाँ हो जाएगा 77 1 78। अब इसका देखिए 13 इंटू क्या लिख सकते हैं 78। अभी हमने बताया कि अगर भाज्य संख्या होगा तो उसका गुणनखंड कितना होगा, 2। तो देखिए एक गुणनखंड यहाँ बना और एक गुणनखंड यहाँ बना, तो कम से कम 2 गुणनखंड हो गए। तो ये प्रूफ हो गया कि ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या का रूल ही यही होता है कि कम से कम कितना गुणनखंड होना चाहिए, 2। उम्मीद करते हैं ये एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी मतलब क्वेश्चन नहीं, दूसरा जो इसमें दी हुई संख्या उसको भी प्रूव कर देते हैं। चलिए बगल में प्रूव कर देते हैं, एकदम आसानी से आप समझ रहे होंगे। तो देखिए तो लिखेंगे दूसरी संख्या कितना दिया है, तो आप कहेंगे 7 6 5 4 3 2 और प्लस में 5। कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक संख्या और दूसरी संख्या ये, दोनों में आप देखिए कॉमन क्या है, तो आप देखेंगे 5 यहाँ भी है तो 5 यहाँ भी है, तो 5 निकाल लेते हैं बाहर। तो बचा क्या, 7 6 4 3 2 और प्लस में जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1। ठीक, उसके बाद हम लेते हैं, देखिए 5 अपनी जगह पे है, 7 6 42 ले लिए और इधर 4 3 12 और 12 दूना, तो आप कहेंगे 12 दूना हो गया 24 और प्लस में कितना है 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 42 का चलिए गुणा कर लेते हैं 24 में, 42 का गुणा हम कर लेते हैं 24 में। तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2 दूना 4 और 2 चौक 8। जब गुणा करेंगे तो यहाँ 8 6 4 10 हासिल गया 1 10। तो आप देख रहे हैं तो 1008 और प्लस में कितना है 1। अगर हम दोनों को कोष्टक तोड़ देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 1000 कितना बन जाएगा 9। यहाँ पे भी देखिए भाज्य संख्या हमको प्रूव करना है। अब भाज्य संख्या का रूल होता है कम से कम 1 गुणनखंड और 2 गुणनखंड। अगर 2 गुणनखंड बना तो उसी को बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी के साथ इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसके बाद आपका चलेगा 1.2 क्वेश्चन। 1.2 देखिए एकदम आसानी से पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान में